नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपने पीवीएस भी बना लिया है और आपने क्लैचलेस भी बना लिया है। अब आपने इंश्योर करना है कि इसमें ये जब आप पेशेंट्स के सैंपल को ट्रीट करें इन चीज़ों से, सो दे आर स्टेरिलाइज्ड। द बेस्ट वे टू स्टेरिलाइज देम इज थ्रू फिल्टर असेंबली। आपको दो तरह की मिल जाएगी, 1 लीटर असेंबली की मिल जाएगी, 500 भी मिल जाएगी, मेरा 250 वाली भी मिल जाती है। इन माय एक्सपीरियंस 1 लीटर वाली असेंबली इज फार बेटर क्योंकि यू कैन रीयूज इट। आपने एक दफा इसके अंदर दिस इज अ फिल्टर असेंबली, यहाँ पे आपने जो नया पीवीएस बनाया वो इसके अंदर डाल देंगे, क्लैचेस जो आपने बनाई है इसमें डाल देंगे एंड यू हुक दिस अप विद अ वैक्यूम पंप। और वैक्यूम प्रेशर से जब वो इस देयर इज अ मेम्ब्रेन राइट हियर इन दिस फिल्टर असेंबली, जब ये आपका सॉल्यूशन जो भी निकल के नीचे कलेक्शन बॉटल में आएगा इट विल बी स्टेराइल, क्योंकि जो फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, इट द साइज ऑफ होल्स इन दैट इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ कॉमन पैथोजेंस। सो आपकी जो चीज इसके अंदर आ रही है इट इज स्टेराइल, और इस चीज को फिर आपने सिर्फ अब आपने स्टेराइल एनवायरनमेंट में ही खोलना है व्हिच इज योर लैमिनार फ्लो हुड। दूसरी अगर आपको छोटा वॉल्यूम करना है तो these are more expensive, these guys are more expensive। syringe filters ही मिलते हैं अगर आप वक्ती तौर पे अपना आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है और आप छोटे वॉल्यूम को डील करना चाह रहे हैं तो यू कैन बाय syringe filters। उसके अंदर आप जो चीज़ syringe के अंदर डाल के आगे लग जाता है, लोअर लॉक के साथ लग जाता है, फिल्टर छोटा सा डिस्क होती है एंड व्हेन यू पास इट थ्रू इट इज द सेम प्रोसेस। The size of the pores on this membrane is also smaller than the size of common pathogens। आपके पास जो चीज़ इसमें से निकलेगी it will be now sterile। Next slide please। So first thing is you आपके पास syringe में है फैट, आपको जो है डिस्कशन साहब ने निकाल के दी है with a cannula with a syringe you have to transfer it to a 50 ml tube या 15 ml tube depending upon your volume। अगर 50 ml ट्यूब है तो आप उसमें 15 ml से ज़्यादा फैट ना डालें, ठीक है। और फैट और लाइपो एस्पिरेट में फ़र्क है। फैट इज द येलो पार्ट जो आपको स्लिट में नजर आ रहा है, जो सॉलिड पार्ट इज द फैट पार्ट। बाकी उसके अंदर अगर किसी ने सेलाइन डाल के फैट निकाली है तो दैट इज द लिक्विड पार्ट। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फैट राइट नाउ। तो जब आप किसी से कहते हैं कि हमें इतनी ml फैट चाहिए, मेक श्योर दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन lipoaspirate and fat। So अब हम फैट की बात कर रहे हैं। So the syringe contains fat। आमतौर पे अगर सर्जन अच्छे हैं और उन्होंने छोटे कैनुला से निकाली है तो आप जब syringe को दबाएंगे तो आप डायरेक्टली अपनी ट्यूब के अंदर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। In some cases if a larger cannula was used तो फिर वो इतनी आसानी से syringe से नहीं निकलती, फंस जाती है। आप प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो बूम आपके सारी जगह पे फैल जाएगी। So if you feel that you need to transfer fat और वो उसके जो है syringe के अंदर से नहीं निकल रही तो just take out the plunger and just pour it into the tube, whatever is that is your decision कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो अब आपके पास जो फैट है आपकी 50 ml ट्यूब के अंदर आ गई यहाँ पे, और इसके अंदर आपने डाल के इसको आपने 5 दफा पीवीएस से रिंस करना है इक्वल अमाउंट। अगर जैसे मैंने आपको कहा कि 15 ml फैट है तो आपने 15 ml पीवीएस ही डालना है इसमें। जो फैट है इज लाइटर देन पीवीएस और वाटर एज वी नो। तो फैट ऊपर फैल जाएगी, अब आप फैट ऊपर आ जाएगी आपके पाइपेट एड के साथ। 10 ml पाइपेट यूजुअली वर्क्स बेटर, तो क्योंकि आपने इसके अंदर 15 ml डाला है पीवीएस, सो यूज अ 10 ml पाइपेट। इसके अंदर आप एक्चुअली यू कैन रिमूव 30 ml ऑफ फ्लूइड विद अ 10 ml पाइपेट। तो आपने पाइपेट ट्यूब के बॉटम में जानी है, यहाँ पर काफ़ी सारी सेडिमेंटेशन नजर आएगी, ब्लड क्लॉट्स होंगे और दूसरी चीज़ें भी होंगी। सो यू कीप ऑन रिमूविंग। So you repeat this procedure 5 times and you discard infiltrated। ठीक, जो आपका जो liquid part जो नीचे है is called infiltrated। So you're discarding the infiltrated and you're keeping the solid yellow part which is the fat। You're again washing the fat। जितनी दफा आप इसमें PVS डालेंगे, please shake it a few times just like this
ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जो अगर कोई छोटे ब्लड क्लॉट्स उसके अंदर फंसे हुए हैं तो दे गेट फ्रीड अप एंड यू कैन देन इजीली रिमूव देम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब आपने ये 5 दफा कर लिया, उसके बाद जो आपके पास जो फैट आई है उसके अंदर आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोलेजनेज डालना है। कोलेजनेज बनाने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। एट स्टिल कोलेजनेज में इक्वल वॉल्यूम 15 ml है तो आपने 15 ml डाला, और उसके बाद आपने इसको इंक्यूबेटर में रख दिया एट 30 डिग्रीज सेंटीग्रेड एंड एवरी 5 minutes शेक द ट्यूब्स अराउंड लाइक दिस एंड पुट देम बैक अगेन। 5-5 मिनट के बाद आपने ट्यूब को शेक करना है ताकि अच्छी तरह से जो सेल्स उसके अंदर जो अलग हो रहे हैं, कोलेजन इज बीइंग डाइजेस्टेड बाय कोलेजनेज। कोलेजन फाइबर्स जब डाइजेस्ट हो रहे हैं तो सेल्स विल बी गेटिंग फीड अप, तो आप उसको जब शेक करते हैं इट हेल्प्स इन द प्रोसेस कि आप फिजिकल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करें कि सेल्स टूट के अब आपके जो है पीबीएस के अंदर आ रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर लिबरेटिंग stem cells or all the cells in single form and वो अब आपके इसके अंदर पीबीएस के अंदर आ जाएंगे, आपके जो है पीबीएस के अंदर आ जाएंगे। या 30 मिनट इंक्यूबेशन। देखिए जब कोलेजन टूट रहा है तो आपके सेल्स जब सिंगल सेल्स जो हैं they will have the ability, they're now very sticky. Keep this in mind कि उनके जो adhesion molecules हैं they're still active. तो जब आप उनको पेशेंट में डालेंगे और कोलेजनेज से ट्रीटेड आप एससीएफ यूज कर रहे हैं, एससीएफ होते ही वैसे कोलेजनेज ट्रीटेड है, लेकिन तो उनकी एबिलिटी टू गो सिट डाउन इन टिश्यू इंटीग्रेशन में उनको हेल्प मिलेगी। Whereas if you have not used collagenase, उनकी टिश्यू इंटीग्रेशन उस तरह से नहीं आएगी। So that is why it is important that you use collagenase. Next slide please. कहाँ पे आते हैं? अच्छा, उसके बाद आपने जो है इंक्यूबेटर से अपनी ट्यूब 50 ml ट्यूब रिमूव की, उसको अब आपने अगेन 5 दफा रिंस करना है विद पीबीएस। The only big difference here is here you are collecting the infranatant जो आप हमने किए। एक दफा जब पीछे जाते हैं सर, पहले दफे हम वॉश कर रहे थे, इंफ्रानेटेड हम डिस्कार्ड कर रहे थे। कोलेजनेज ट्रीटमेंट के बाद आपने उसी तरह पाइपेट के जरिए अंदर जाना है और इंफ्रानेटेड निकाल के इसमें से किसी और नई ट्यूब के अंदर आपने डालते जाना है, ठीक है? उसको मैं कलेक्शन ट्यूब कहता हूँ। तो आप you will repeat this procedure 5 times. You will rinse the now digested fat 5 times with PBS और उसके अंदर आहिस्ता जैसे जैसे आप शेक करते हैं उस तरह से आपके सेल्स टूट के इंफ्रानेटेड में आ रहे हैं। यू आर कलेक्टिंग द इंफ्रानेटेड, आपकी ट्यूबें भरती जा रही हैं आपकी जरूरत है। ओह स्पेलिंग मिस्टेक, शेक प्लीज रिपीट 5 टाइम्स। अगला करेंगे जो आपने ये सारा इंफ्रानेटेड इकट्ठा किया था। अब एक ट्यूब बनी थी, उसकी 5 बनी थी, जितनी भी बनी थी आपने वो जो है उनको इकट्ठा कर लिया। 4 ट्यूबें थी, 6 थी, जो भी थी। नाउ यू टेक दिस ट्यूब। अब हमने वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सेलुलर पार्ट, तो जो आपका पीबीएस पार्ट है वो आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो यू स्पिन देम एंड सेंट्रीफ्यूज आरसीएफ 200 250 कई लोग 300 भी यूज करते हैं। आई यूज 220। आरसीएफ और आरपीएम का फर्क पता है हम लोग? ओके, आरपीएम इज रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो आपका जो रोटर है कितनी दफा 1 मिनट में घूम रहा है, दैट इज आरपीएम। आरसीएफ इज रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि कितनी ग्रेविटी आप उसको कितनी ज्यादा दे रहे हैं, एंड दैट इज कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रोटर, द टाइप ऑफ द रोटर और उसकी स्पीड ऑफ कोर्स। तो आरसीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड इज आरसीएफ। रोटर की आरपीएम, एक रोटर की आरपीएम 1000 है, इट विल जनरेट डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आरसीएफ में हम डील करते हैं, सो आई यूज 250 और 220, इट इज माय रिकमेंडेशन इज 250, आप करते हैं 220 करें, दैट्स गुड। सो अब जो आपके पास पैलेट आ रही है दैट इज द सेल्यूलर पार्ट। आपने जो सुपरनेटेंट है इस केस के अंदर ये डिस्कार्ड कर रहे हैं। जो आपके पास पैलेट आ रही है दैट हैज नाउ सेल्स जिसके अंदर मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हैं, जो मैंने आपको बताया था, एपिथेलियल प्रोजेनिटर सेल्स हैं, पैरासाइट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके फाइब्रोब्लास्ट भी कुछ है। जब आपके पास ये बन गया, नाउ यू रीसस्पेंड दीस सेल्स
in the desired media. Generally depend करता है कि हम desired media इसमें क्या है. आमतौर पे it is normal saline. अगर आपने intrathecal देनी है, intravenous देनी है, तो it is the normal saline. उसके अंदर आप सेल्स को रीसस्पेंड कर रहे हैं, एंड आई विल रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा टाइम गैप ना आए. आपने बना ली है, जितना आप टाइम वेट करते जाएंगे, उनको साइड पे रखेंगे, उतने आपके सेल की पॉपुलेशन कम होती जाएगी. सो डोंट वेट टू लॉन्ग, घंटे 2 के अंदर कम से कम आप ये लगा लें. नी जॉइंट की मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने बात कर रहे थे, तो नी जॉइंट में अगर लगाना हो तो आई रीसस्पेंड सेल्स इन पीआरपी मेरे सारों को बनाना आता है. तो इट इज़ बेटर पीआरपी जब आप में सस्पेंड करते हैं, इट एम्पलीफाइज द रीजनरेटिव प्रोसेस सेवरल फोल्ड्स. तो पीआरपी का इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है विद इन अ कपल ऑफ डेज. पेशेंट स्टार्ट टू फील बेटर, एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म उनकी रिलीफ के लिए यू ऑल्सो हैव सेल्स इन इट. एक बात का इसमें आपने ख्याल रखना है कि जब SVF है, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ RBCs. तो इफ you want to give some extra relief to patient, use RBC lysis buffer. तो RBC lysis buffer जब यूज करते हैं, you can get rid of the RBCs, क्योंकि ultimately जब hemoglobin रिलीज होती है, it is painful in joints. Hemochromatosis तो it can be caused. अब आपने सेल्स, मेरा प्रोसीजर ये है कि सेल्स पेशेंट तक पहुंचने से पहले I have to look at them under the microscope. I count them. I look at the health of the cells. Once you get started, you will know कि healthy cells कैसे लगते हैं, not healthy cells कैसे लगते हैं. आप